हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपके व्यावसायिक अध्ययन की पुस्तक के पहले अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि पहले भाग में हमने ना केवल भारत के व्यावसायिक इतिहास को देखा जाना समझा, बल्कि हमने यह भी देखा कि हर व्यक्ति अपनी आय को अर्जित करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं फिर तीन प्रकार की होती हैं: व्यवसाय, रोजगार या पेशा। हमने पिछले भाग के अंत में कहा था कि अगले भाग में यानी कि आज हम व्यवसाय को बड़े ही बारीकियों से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्यवसाय, जो कि आपके इस विषय का भी नाम है, वो है क्या। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हो और आप देख चुके हो पहले भी कि व्यवसाय की सबसे पहली विशेषता तो यह होती है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का अर्थ यह हुआ कि व्यवसाय को पैसा कमाने के उद्देश्य के साथ किया जाता है। इसे प्रेम भाव या दया भाव या सहानुभूति भाव आदि के लिए नहीं किया जाता। तो सबसे पहली विशेषता क्या हुई कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि व्यवसाय नियमित रूप से किया जाए तभी उसे व्यवसाय माना जाता है। यदि हम किसी भी प्रकार की लेन देन को कभी कभार करते हैं और नियमित रूप से नहीं करते तो उसे व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपना कोई पुराना मोबाइल फोन किसी को बेचते हैं। ये इसमें एक लेन देन तो है, इसमें पैसों का शामिल होना भी है, लेकिन यह फिर भी व्यवसायिक क्रिया या व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बार बार या नियमित रूप से होने वाली क्रिया नहीं है। इसे आपने एक बार किया है। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या हुई कि व्यवसाय तभी माना जाता है जब उसे नियमित रूप से किया जाए। तीसरी विशेषता और एक बहुत ही आधारभूत विशेषता यह है कि व्यवसाय के अंदर जो व्यवसायी होता है वो या तो वस्तुओं को कहीं बाहर से अर्जित करता है, उसे प्राप्त करता है, या वो उनका खुद उत्पादन करता है। आप जानते ही हैं कि ज्यादातर व्यवसाय में क्या होता है। आपके आसपास आप देखेंगे कुछ व्यवसायी दुकान चलाते हैं या इस तरह के व्यवसाय करते हैं जहां वो कहीं से सामान प्राप्त करके उसको फिर बेचते हैं, जबकि वहीं फैक्ट्री मालिक या अन्य इस तरह के जो व्यवसायी होते हैं वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यानी कि व्यवसाय में इसकी तीसरी विशेषता यह हुई कि या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा या हम उन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे और फिर उसे बेचेंगे। यहां पर इसकी चौथी विशेषता निकल कर आती है कि उत्पादों को या वस्तुओं सेवाओं को चाहे तो बनाएं या प्राप्त करें, उसके बाद क्या करना है, उसका विनिमय, यानी कि व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, जिसके जरिए हम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिर्फ खरीद कर या उत्पादन करके चीजों को रख लें तो क्या वो व्यवसाय बन जाएगा? नहीं। व्यवसाय की दूसरी कड़ी है विनिमय या बेचना, यानी कि अगर हम सरल भाषा में बोले तो हम सामान या वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे तभी तो व्यवसाय कहलाएगा। तो चौथी विशेषता क्या हुई? वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या फिर सरल भाषा में उन्हें बेचना, ताकि उसके जरिए उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी हो सके। चार बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, लेकिन इसकी जो अगली दो विशेषताएं हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता, पांचवी विशेषता व्यवसाय की यह है कि व्यवसाय हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मान लीजिए दो दोस्त मिलकर एक काम करते हैं जिसमें वो नियमित रूप से किसी क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के लोगों को मान लीजिए खाना देते हैं, या मान लीजिए सर्दियों में, हर साल की सर्दियों में वो उन्हें कुछ कंबल या कपड़े दान करते हैं। ये उनका नियमित काम है, लेकिन क्या ये लाभ कमाने के उद्देश्य से है? नहीं। तो व्यवसाय तब तक व्यवसाय नहीं बनता जब तक वह लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाए। यह इसकी पांचवी विशेषता है। इसकी छठी और आखिरी विशेषता यह है कि व्यवसाय में जोखिम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है व्यवसाय का। बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं किया जाता। कई कहावतें इसके ऊपर बनी हुई हैं कि जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आप लाभ की आकांक्षा भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा लाभ होने के अवसर हमें मिलते हैं। हर तरह के व्यवसाय में व्यवसाय की प्रकृति, प्रकार, उसके आकार के अनुसार उसका जोखिम उसमें शामिल होता है। कुछ व्यवसायों में ज्यादा जोखिम होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन हर व्यवसाय में जोखिम है, क्योंकि आप इसमें अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपना सब कुछ इसमें दे रहे हैं और आपको नहीं पता कि लाभ कितना होगा या होगा कि नहीं। तो इसके अंदर एक जोखिम है। जोखिम के बारे में हम
आज के भाग में ही कुछ देर बाद बहुत विस्तार में बात करेंगे। तो अभी हमने व्यवसाय की 6 मुख्य विशेषताएं देखी। इन सब के बारे में आपको ध्यान से समझना और इन्हें याद रखना है। अब हम व्यवसाय को जान चुके हैं कि व्यवसाय में क्या क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आगे बात करते हैं कि व्यवसाय कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, व्यवसाय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला उद्योग और दूसरा वाणिज्य। उद्योग आप सब शायद कभी ना कभी सुनते होंगे या सुन चुके होंगे। उद्योगों का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। तो उद्योग उस व्यवसायिक क्रिया को कहते हैं जहां एक उद्योगपति कच्चे माल या संसाधनों का उपयोग करके उनसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। उद्योग में साधारणतः कहीं ना कहीं मशीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो मशीनों या अन्य उपकरणों के उपयोग के माध्यम से संसाधनों अर्थात कच्चे माल का उपयोग करके उसे निर्मित वस्तुओं में बदला जाता है। यह उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता है। उद्योग को फिर आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यह आप सब ने 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उद्योग। इनको हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं। आपका पहला उद्योग है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो गतिविधियां आती हैं जो प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, मछली पालन, पशुपालन, खनन। इस तरह की क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं जो सीधा प्रकृति से चीजों को लेने से जुड़ी हुई हैं। प्राथमिक क्रियाओं के बाद आती हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं या द्वितीयक उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सामान्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होने वाले वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं और उनसे वस्तुओं आदि का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चीनी की फैक्ट्री या मिल है। अब चीनी मिल गन्ने की जो फसल है जो कि एक किसान प्राथमिक क्रिया के तहत उगाता है, उसका इस्तेमाल कर कर अपनी फैक्ट्री या मिल में उस गन्ने से चीनी का उत्पादन करता है। तो क्या किया उसने प्राथमिक क्रिया के उत्पाद का प्रयोग किया और उससे एक वस्तु का निर्माण किया। तो इस तरह की क्रियाएं सामान्यतः द्वितीयक क्रियाओं में आती हैं। द्वितीयक क्रियाओं को फिर आगे 2 भागों में बांटा जाता है। पहली होती है विनिर्माण क्रियाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी चीनी मिलों का उदाहरण दिया जहां कच्चे माल को लेकर उससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जबकि दूसरी होती है निर्माण क्रियाएं, जिसे अंग्रेजी में हम कंस्ट्रक्शन क्रियाएं भी कहते हैं, जहां पर हम इमारतों आदि का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर द्वितीयक उद्योग बनाते हैं। फिर तीसरे प्रकार का उद्योग या क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः सेवाएं आती हैं। इन्हें डाला गया है इनके अंदर क्योंकि ये सेवाएं अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान करती हैं। इन सेवाओं की बात हम आगे वाणिज्य के अंदर भी करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसके अंदर आती है सेवाएं। तो ये उद्योग के प्रकार हो गए। जैसा कि हमने देखा था कि व्यवसाय का एक दूसरा प्रकार भी है जिसे वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य आप अगर देखें तो आपके पूरे इस स्ट्रीम का जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी नाम वाणिज्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना है आपने कि वाणिज्य का अर्थ क्या है। देखो, वाणिज्य के अंदर ऐसी क्रियाएं आती हैं जो उद्योग से निकलने वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं से तक पहुंचाने से लेकर जुड़ी हुई सारी गतिविधियों को शामिल करता है। उद्योग में तो वस्तुओं सेवाओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ निर्माण होकर अगर रह जाए तो उसका कोई फायदा नहीं और व्यवसाय पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उनसे लेन देन करना, इन सब से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं इन्हें हम वाणिज्य के अंदर डालते हैं। वाणिज्य के भी फिर आगे 2 भाग किए गए हैं। एक तरफ है व्यापार और दूसरी तरफ है सहायक क्रियाएं। व्यापार का जहां तक सवाल है, व्यापार वाणिज्य की वह शाखा है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है, जहां वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो व्यापार का अर्थ क्या हुआ? वस्तुओं का आदान प्रदान अर्थात लेन देन करना, जहां पर एक उपभोक्ता एक उत्पादक मिले, और चाहे वो आज के जमाने की तरह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहां दोनों मिलते हैं और अपनी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा या पैसों के बदले में
लेन देन करते हैं। तो व्यापार क्या हो गया? विनिमय यानी कि लेन देन। अब ये लेन देन भी दो तरह का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य लेन देन। आंतरिक व्यापार या आंतरिक लेन देन वो है जो किसी एक देश की सीमा के अंदर देश के व्यक्तियों के द्वारा आपस में किया जाए। ठीक है, आंतरिक व्यापार क्या है? जो देश के सीमा के अंदर ही जो लेन देन हो रहा है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार दो प्रकार का होता है, यानी देश के अंदर जितना भी आप व्यापार देख रहे हो मुख्यतः दो प्रकार का है। पहला थोक व्यापार, दूसरा फुटकर व्यापार। थोक यानी आप लोग अंग्रेजी में इसे होलसेल बिजनेस कहते हैं। तो ये जो होलसेल या थोक व्यापार है, इसमें क्या होता है? इसमें बड़ी मात्रा में चीज़ों का लेन देन किया जाता है। जो थोक व्यापारी हैं वो निर्माताओं से, फैक्ट्री मालिकों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर उसके मुकाबले छोटी छोटी मात्राओं में अपने नीचे वाले व्यापारियों को बेचते हैं। तो जब बड़ी मात्रा में लेन देन या विनिमय हो या व्यापार हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? थोक व्यापार। और जब मात्रा छोटी हो जाए, जहां पर छोटे छोटे व्यापारी लेन देन की गतिविधि करते हैं, तो वो व्यापार कहलाता है फुटकर व्यापार। जो हमारे आसपास की दुकानें हैं, घरों के आसपास छोटे छोटे दुकानदार हैं जहां हम अपने रोजाना का सामान खरीदते हैं, ये फुटकर व्यापारी हैं जो छोटी मात्रा में आपको सामान बेच सकते हैं। थोक व्यापारी वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं। तो आंतरिक व्यापार दो तरह का हो गया, फुटकर और थोक व्यापार। आंतरिक व्यापार का के विपरीत है बाह्य व्यापार, जिसे हम एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार के नाम से भी जानते हैं। बाह्य व्यापार फिर तीन तरह का होता है। बाह्य व्यापार का अर्थ क्या हुआ? जो विदेशों के साथ किया जाए, वो व्यापार जो एक देश और अन्य देशों, दूसरे देशों के बीच, मान लीजिए भारत किसी भी दूसरे देश के साथ कोई व्यापार करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो बाह्य व्यापार कहलाएगा। बाह्य व्यापार जैसा मैंने बोला तीन प्रकार का होता है, एक निर्यात, एक आयात और एक निर्यात के लिए आयात। निर्यात यानी हम इसको बहुत कॉमन भाषा में एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो निर्यात का मतलब हुआ जब हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं किसी दूसरे देश के व्यक्ति को बेचते हैं तो वो कहलाता है निर्यात। इसके ठीक विपरीत अगर हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदकर अपने देश में लाकर बेचते हैं तो वो कहलाता है आयात। तीसरा प्रकार है निर्यात के लिए आयात। जब हम एक देश से किसी दूसरे देश से, यानी कि अगर हम सामान को खरीदकर उसे सीधा किसी अन्य देश में बेच देते हैं तो यह कहलाता है निर्यात के लिए आयात। मान लीजिए भारत में हम अमेरिका से कोई सामान, जैसा कि एक मोबाइल फ़ोन हमने खरीदा, उसे हमने आयात किया। उसे आयात करके सीधा हमने अगर उसे मान लीजिए यूरोप में या किसी अन्य देश को बेच दिया तो ये निर्यात आयात के लिए हुआ। आयात करके सीधा उसे निर्यात कर देना, ये तीसरे तरह का बाह्य व्यापार है। तो बाह्य व्यापार के तीन प्रकार हो गए, एक निर्यात, दूसरा आयात और तीसरा निर्यात के लिए आयात। तो बच्चों ये आपके व्यापार के दो प्रकार थे, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाह्य व्यापार। तो ये थी आपकी व्यापार की गतिविधि। अब वाणिज्य में हमने क्या बात की थी कि व्यापार के अलावा एक दूसरी गतिविधि भी है जिसे हम सहायक क्रिया या सहायक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। ऐसी कई सारी क्रियाएं होती हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण में तो नहीं जुड़ी होती, लेकिन ये उनके निर्माण, उत्पादन या उनके बिक्री में, उनके विनिमय में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रियाएं कहा जाता है, इनको सेवाएं भी कहा जाता है। आपको पता है कि ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जिनके बिना शायद असंभव होगा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना, जैसे कि परिवहन की सेवा, संचार की सेवा, बैंकों की सेवा, संग्रह या भंडारण की सेवा। इस तरह की कई सेवाएं हैं जिनके बिना यह संभव ही नहीं हो पाएगा कि एक उत्पादक अपने सामान को उपभोक्ता तक पहुंचा पाए या एक उपभोक्ता अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किसी उत्पादक से सामान ले पाए। तो इसलिए ये सेवाएं बहुत ही अनिवार्य हैं, इन्हें हम सहायक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो इनके बारीकियों में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत सरल एक विषय है कि सेवाएं क्या होती हैं। परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, संग्रह, इस तरह की सेवाओं को हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। ज़रूरी यह है कि आप इनका महत्व समझें, और ना केवल इनका बल्कि व्यापार को भी अगर मिला लिया जाए तो ये जो संपूर्ण वाणिज्य का एक क्षेत्र है, वाणिज्य जो है, इसका महत्व क्या है। वाणिज्य बच्चों बहुत सी बाधाओं को दूर करता है। बिना वाणिज्य के उत्पादक या उद्योगपति शायद कभी भी अपनी वस्तुओं और सेवाओं को
उपभोक्ताओं तक सही तरीके और समय में नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वाणिज्य के अंदर आने वाली गतिविधियां यानी कि व्यापार और सहायक क्रियाएं दोनों ही उत्पादक और उपभोक्ता के बीच आने वाली कई बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाणिज्य उन क्रियाओं का नाम है जो क्रियाएं लेन देन या विनिमय की क्रिया में आने वाले प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। ऐसी कुछ बाधाओं का हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसा हमने व्यापार की बात की, आप सोचो व्यापार किस बाधा को दूर करता है? व्यापार उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की दूरी को दूर करता है, विनिमय की बाधा जिसे हम कहते हैं। बिना व्यापार के विनिमय नहीं होगा, विनिमय को ही तो व्यापार कहते हैं ना। तो व्यापार तो सबसे बड़ी बाधा को दूर करता है। जब व्यापार नहीं था तो लोग एक दूसरे के साथ विनिमय यानी लेन देन कैसे करते होंगे? जब व्यापार हुआ, बाजार बने, लेन देन शुरू हुआ तो लोगों के बीच ये विनिमय की बाधा थी, ये दूर हो गई। इसी तरह परिवहन स्थान की बाधा को दूर करता है। आज कहीं बैठा हुआ उपभोक्ता और कहीं और बैठा हुआ उत्पादक एक दूसरे से अपनी वस्तुओं आदि का लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि आज परिवहन सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध हैं। तो परिवहन स्थान की बाधा को दूर करता है। तीसरा, संग्रह व भंडारण की जो सेवाएं हैं ये समय की बाधा को दूर करते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं, बट वो सारी मात्रा एक साथ कभी बिकती नहीं है। जैसे जैसे बाजार में मांग आती है, उत्पादक उन वस्तुओं को बेचता है। तो जब तक वो वस्तुएं बिकती नहीं हैं, तब तक उनका भंडारण करके उत्पादक उन वस्तुओं को खराब होने से बचा सकता है, और साथ ही साथ समय पर जब मांग आए तो आपूर्ति की एक लय को बरकरार रखने में भी ये उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। अगर ये सुविधाएं ना हो तो उत्पादक के पास वो समय नहीं होगा कि वो पहले से वस्तुओं का उत्पादन करके रखे और जैसे ही मांग आए तुरंत उन्हें बेचे। तो ये जो समय है उत्पादन और बिक्री के बीच का, इसके बीच के समय में उत्पादक अपने वस्तुओं का भंडारण करता है। इसके लिए वो भंडारण सेवाओं की, भंडार गृहों की सहायता लेता है। इसी प्रकार विज्ञापन की जो सेवा है वह सूचना की बाधा को दूर करता है, क्योंकि विज्ञापन की सहायता से उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी सहायता से उपभोक्ता अपना निर्णय ले पाते हैं कि उन्हें किस वस्तु का या सेवा का सेवन करना है, उन्हें खरीदना है। इसी प्रकार बीमा की जो सेवा है वो जोखिम की बाधा को कम करती है। हमें पता है कि जोखिम किसी भी व्यापार का अभिन्न अंग है, लेकिन अगर जोखिम कम हो तो अच्छा माना जाएगा। उसको कम करने के लिए बीमा सेवाओं का सृजन हुआ है। तो बीमा सेवाएं जोखिम को कम करती हैं। अंततः बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, बैंक उत्पादकों के लिए पूंजी की बाधा को दूर करते हैं। यदि उत्पादक को पूंजी की आवश्यकता है और उसके पास नहीं है तो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से पूंजी प्राप्त कर सकता है और उस बाधा को दूर कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाणिज्य की क्रियाएं बहुत सारी बाधाओं को दूर करती हैं। एक बार जल्दी से हम इनको दोबारा देख लेते हैं कि व्यापार विनिमय की बाधा को दूर करता है, परिवहन स्थान की बाधा को दूर करता है, भंडार गृह समय की बाधा को दूर करते हैं, बीमा सेवाएं जोखिम की बाधा को दूर करते हैं, विज्ञापन सूचना की बाधा को दूर करते हैं और बैंकिंग सेवाएं पूंजी की बाधा को दूर करती हैं। तो वाणिज्य यानी कि व्यापार और सेवाएं वो क्रियाएं हैं जो उत्पादन और उपभोग के बीच आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके लेन देन को सरल बनाते हैं। तो बच्चों, व्यवसाय की गतिविधियों को इतने अच्छे से समझने के बाद अब हम व्यवसाय के दो बहुत ही विशेष बातों को समझेंगे जो हमने विशेषताओं के अंदर भी देखा। एक लाभ और दूसरा जोखिम। ये दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं व्यवसाय की। किसी भी व्यवसाय में लाभ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। लाभ व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि लाभ की किसी भी व्यवसाय में बहुत बड़ी भूमिका है। लाभ क्या करता है एक व्यवसाय के लिए? सबसे पहला, लाभ एक व्यवसाय को निरंतर अपने कार्यों और गतिविधियों को करते रहने की प्रेरणा देता है। दूसरा, लाभ यह दर्शाता है कि किसी व्यवसाय का प्रबंधन कितना अच्छा है या नहीं है। अगर किसी व्यवसाय में निरंतर अच्छा लाभ हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रबंधन जो है, जो उसको चला रहे हैं, वो लोग काफ़ी कुशल हैं, जिसके कारण व्यवसाय को अच्छा लाभ हो रहा है। तीसरा, यदि किसी व्यवसाय को लाभ होता है तो वो व्यवसाय इस स्थिति में भी होगा कि वो समाज में योगदान दे सके, समाज के उत्थान के लिए कुछ अपनी तरफ से गतिविधियां या योगदान कर सके। चौथा, एक व्यवसाय यदि लाभ अर्जित कर रहा है तो उसका अर्थ यह भी हुआ
कि वो उन संसाधनों का जो उसने समाज से लिए हैं, उन संसाधनों का वो अच्छा उपयोग कर रहा होगा। क्योंकि लाभ तभी होगा जब अपने संसाधनों का आप अच्छे से अच्छा उपयोग करें, कम से कम लागत में उनको यूज करें, उपयोग करें, और उसके बदले में जो वस्तुएं आप बनाएं वो वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की हो ताकि वो ज़्यादा बिकें और उनसे आपको लाभ हो। तो लाभ इस बात का भी प्रतीक है कि आप अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लाभ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक व्यवसाय की एक पूरी छवि हमें बताता है कि वो व्यवसाय कितना अच्छा है या नहीं है, या कितना अच्छा उसको और होने की आवश्यकता है। तो लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हालांकि हमें यह भी अपने दिमाग में रखना है कि लाभ व्यवसाय का इकलौता उद्देश्य नहीं है, ना ही ये हो सकता है। यदि कोई व्यवसायी केवल लाभ को ध्यान में रखकर लाभ के लालच में व्यवसाय करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने अन्य जरूरी उद्देश्यों को भूल रहा है, जिसका परिणाम व्यवसाय के लिए दीर्घकाल में अच्छा नहीं होता है। तो लाभ के अलावा और क्या उद्देश्य हो सकते हैं? लाभ के अलावा हमारा उद्देश्य समाज के प्रति हो सकता है कि हमें समाज को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं प्रदान करनी है। हमें अपने जो कर्मचारी हैं, जो समाज से ही आते हैं और हमारे पास काम करते हैं, उन्हें अच्छे कार्य का एक वातावरण प्रदान करना है। तीसरा, हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना करें। हम चौथा, कोई गलत गतिविधि जैसे कि वजन में हेरा फेरी, कीमतों में हेरा फेरी या इस तरह की कोई भी गतिविधि हम ना करें और समाज के प्रति उत्तरदायी रहें। इसी प्रकार हमारे कर्मचारियों के प्रति भी उद्देश्य या जवाबदेही होती है कि हम अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन दें, उनको प्रशिक्षण दें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, एक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ यह भी है कि वह यह देखे कि व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ और सुचारू ढंग से चल रहा हो, ताकि ना केवल व्यवसायी फायदे में रहे बल्कि पूरा समाज भी फायदे में रहे। तो व्यवसाय एक बहुआयामी चीज है जहां पर सिर्फ लाभ ही नहीं बल्कि अन्य कई बातों का हमें ध्यान रखते हुए उनको प्राप्त करने की तरफ बढ़ना होता है। तो ध्यान रखना है, लाभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी व्यवसाय का। लाभ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है जोखिम का। मैंने पहले भी बताया कि जोखिम किसी भी व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं या बिल्कुल डर लगता है तो व्यवसाय फिर आपका क्षेत्र नहीं है। जोखिम व्यवसाय का बहुत अभिन्न अंग है। अब जोखिम का अर्थ क्या है? जोखिम का बच्चों सबसे साधारण अर्थ यह है कि लाभ की अनिश्चितता। व्यवसाय में आप कभी भी लाभ को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि आपको इतना ही लाभ होगा या होते रहेगा। लाभ कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो ये जो अनिश्चितता है, और कभी हो सकता है ना हो लाभ, तो ये जो अनिश्चितता है इसे हम जोखिम के नाम से जानते हैं। अब यह जोखिम कई कारणों से हो सकता है। इन कारणों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण और तीसरा आर्थिक कारण। प्राकृतिक कारण बहुत सरल है बच्चों। हमें नहीं पता कि प्रकृति कब कौन सा रूप दिखाएगी, कभी बाढ़, कभी आंधी तूफान, भूकंप, इस तरह की कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो इनका भारी नुकसान हर व्यवसाय को जो उसकी चपेट में आता है उसे उठाना पड़ता है। हम इन गतिविधियों या इन आपदाओं को कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते, ये हमारे अनुमान या नियंत्रण से बाहर है। तो ऐसी आपदाएं और उनसे होने वाला जो नुकसान है और उस नुकसान का जो जोखिम है वो प्राकृतिक कारणों के अंदर आता है। दूसरे कारण है मानवीय कारण। मानवीय कारण कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है हमारे व्यवसाय में किसी व्यक्ति की किसी गलती के कारण कोई नुकसान हो जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा की गई किसी चोरी या हेराफेरी के कारण हमें नुकसान हो जाए। हो सकता है हमारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं जिसकी वजह से हमारा काम ठप पड़ जाए, उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो व्यवसाय में होने वाले लाभ को कम करती हैं या हानि को बढ़ाती हैं, ये जो मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं, इन जोखिमों को हम मानवीय कारणों से होने वाले जोखिम कहते हैं। तीसरा और अन्य आखिरी मुख्य कारण जो है वो है आर्थिक कारण, क्योंकि कोई भी व्यवसाय एक अर्थव्यवस्था का भाग होती है। अर्थव्यवस्था निरंतर बदलती है, पल पल उसमें नए बदलाव होते हैं। तो अगर ऐसा कोई बदलाव हो जिसके कारण हमारा लाभ घट जाए या हानि होने लगे तो वो एक जोखिम का कारण बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लेते हैं लोगों की आय घट जाती है समाज में,
हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की आय घट जाती है तो ये बहुत सरल सी चीज़ है कि फिर वो हमारा सामान कम खरीदेंगे, इससे हमारा लाभ घटेगा। हमारी वस्तुओं की मांग घटेगी तो इससे हमारा लाभ घटेगा। अगर कच्चे माल की आपूर्ति में कोई समस्या आती है तो उससे हमारा उत्पादन पर उसका एक बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह की कई चीज़ें जो ब्याज दरों से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था की गति से जुड़ी हुई, हमारे देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से जुड़ी हुई, लोगों की आय से जुड़ी हुई, मांग और पूर्ति से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, जो हमारे व्यवसाय पर प्रभाव डालती हैं और जिनकी वजह से या कारण से यह हो सकता है कि हमारा व्यवसाय जो लाभ अर्जित कर रहा है वो ना कर पाए, ऐसे कारण आर्थिक कारण कहलाते हैं। तो जोखिम इनमें से किसी भी कारण से हो सकता है, बट ध्यान रखना है जोखिम की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जो मैंने बहुत बार बोला कि जोखिम व्यवसाय का अभिन्न अंग है, कोई भी व्यवसाय जोखिम से नहीं बच सकता। दूसरा, जोखिम कितना होगा यह व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। कुछ व्यवसायों में जोखिम कम होता है, कुछ व्यवसायों में जोखिम ज्यादा होता है। तो हर व्यवसाय का उसके प्रकृति के अनुसार, उसके आकार यानी बड़ा या छोटा व्यवसाय, अगर बड़ा व्यवसाय है तो जोखिम भी ज्यादा है, छोटा व्यवसाय, छोटी पूंजी लगी है तो जोखिम भी कम है। तो इस प्रकार व्यवसाय के प्रकार और उसके आकार पर भी निर्भर करता है कि जोखिम कितना होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जोखिम के बिना हम लाभ अर्जित नहीं कर सकते, जितना जोखिम उतना ही लाभ। तो इस प्रकार जोखिम व लाभ एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो बच्चों, पहला अध्याय लगभग खत्म होने को है। इस अध्याय में हमने व्यवसाय की बहुत सी बारीकियों को देखा है, जाना है, समझा है। तो अंत में इस अध्याय में हम अब बात करेंगे कि अब व्यवसाय को जानने के बाद यदि एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का सोचता है, निर्णय लेता है, तो उसे किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि हमारा व्यवसाय कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। क्या वो किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ा होगा या किसी सेवा को प्रदान करने से जुड़ा होगा। तो पहला जो निर्णय हम लेंगे वो इस बारे में होगा कि हमारा व्यवसाय किस प्रकार का है, उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, ये निर्धारित करने के बाद हमें यह देखना है कि हम किस आकार का व्यवसाय करना चाहते हैं। क्या हम एक छोटे व्यवसाय से शुरू करना चाहते हैं या क्या हम एक बड़े आकार के व्यवसाय के साथ ही शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके अनुसार हमें उसमें पूंजी की आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा कि क्या पूंजी ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, तो उसका भी हमें ध्यान देना है। एक बार व्यवसाय का आकार निर्धारित हो जाए तो अब हम देखेंगे कि हम पूंजी कहाँ से लाएंगे। क्या हम अपनी खुद की पूंजी लगाएंगे या हम किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से उस पूंजी को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार इसके बाद हमें यह भी देखना है कि हम अपने व्यवसाय का स्वामित्व कैसा रखना चाहते हैं, अर्थात क्या हम उसे अकेले चलाना चाहते हैं या हम किसी के साथ साझेदारी में चलाना चाहते हैं या अन्य जो हमारे पास उसके विकल्प हैं हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं। इसके अलावा हम किस प्रकार की भौतिक सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं हम अपने व्यवसाय में रखना और दूसरों को देना चाहते हैं। हम यह भी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार की भौतिक सुविधाएं हम अपने व्यवसाय में देना चाहते हैं। इसी प्रकार आज के समय में कर संबंधी योजनाएं बनाना भी व्यवसायों को शुरू करते वक्त एक जरूरी निर्णय हो गया है कि किस प्रकार के व्यवसाय में आगे कितना कर यानी टैक्स देना पड़ सकता है, उसकी योजनाएं भी हम व्यवसाय के तौर पर बनाते हैं। तो ये कुछ बिंदु थे, इसके जैसे कई बिंदु और कई कारक हैं जिनको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय शुरू किया जाता है बच्चों। तो इस अध्याय में आपने व्यवसाय की इन छोटी छोटी बारीकियों को समझा। आप इसे दोबारा पढ़ें या देखें और इनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएं, क्योंकि आने वाले अध्याय में हम इसके आगे ही पढ़ेंगे कि व्यवसाय जब शुरू किया जाता है तो स्वामित्व के आधार पर हम किस किस प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह आपके दूसरे अध्याय का विषय वस्तु है। आशा करता हूं आपको यह अध्याय समझ आया होगा। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें ताकि आप आने वाले अध्यायों में और अच्छे से उनको समझ पाएं।